नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 और रात 11 बजे के खास बुलेटिन यानी कि सिटीलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान का मुद्दा गरमाया हुआ है। धान पर घमासान एक बार फिर देखने को मिल रहा है और आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ में धान और चावल खरीदी को लेकर एक बड़ा घोटाले का आरोप लगा दिया है और राज्य सरकार को चुनौती भी दे दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्य सरकार पहले साल का चावल जमा करे, उसके बाद अगले साल का चावल वे खरीदेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के राइस मिलों के जांच के लिए जांच कमेटी गठन के निर्देश भी दिए। तो वहीं केंद्रीय भंडारण निगम और FCI के गोडाउन का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोडाउन में उपलब्ध सुविधा और क्षमताओं की जानकारी मांगी। ये चावल का बाद में वो 61 लाख को घटा के राज्य सरकार ने कह दिया हम सिर्फ 58.65 13 सितंबर तक की स्थिति बताती है कि 58 बोलने के बाद भी अभी तक मात्र 53 लाख टन चावल का राज्य सरकार हमें दे पाई। ये जो क्वांटिटी कहते हैं ये दे नहीं पाते हैं। कस्टम मिलिंग में जो 67% चावल केंद्र सरकार राज्य सरकार मांगती है और हमने हमेशा कहा है कि यहाँ पे 54% से ज़्यादा चावल हमें नहीं मिलता है और हमको मिला के देना पड़ता है। तो हमने हमेशा कहा है कि उसकी टेस्ट मिलिंग कराई जाए और टेस्ट मिलिंग में जो आएगा आप वो लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी हम जांच करवा लेते हैं। उन्होंने जांच की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे। राजधानी रायपुर में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष का जो कस्टम मिलिंग का चावल है वो अब तक जमा नहीं कर पाई है, लेकिन आने वाले समय के लिए उन्होंने दावा किया है कि वो इस बार से 1.5 गुना चावल जमा करेंगे। और इस लिहाज से वो इस वक्त आप देख सकते हैं केंद्रीय भंडार निगम का जो गोडाउन है, जो ऑफिस है, वहाँ पर भी निरीक्षण करने पहुंचे हुए केंद्रीय मंत्री एक तरफ उन्होंने सरकार को चैलेंज किया है कि सरकार इस साल का जो चावल है यानी जो 58 लाख मीट्रिक टन चावल है वो जमा करे और उसके बाद अगले साल के लिए जितना चावल केंद्र राज्य सरकार देना चाहेगी वो देगी, हम उसको लेंगे, साफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। और उसके बाद तत्काल वो केंद्रीय भंडार गृह के निगम के कार्यालय पहुंचे या निरीक्षण करने पहुंचे हुए, ताकि उनके पीछे वजह यह है कि यदि राज्य सरकार चावल देती है और इस साल बढ़ाकर चावल देती है तो उसको पर्याप्त रखने के इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए। इस लिहाज से वो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दौरा कर रहे हैं। आज वो इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में सिंधिया ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। इंडिया अलायंस में मीडिया को ब्लैकलिस्ट करने पर सिंधिया ने कहा कि जिनके दिल काले होते हैं वो ब्लैकलिस्ट करने का काम करते हैं। जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, वही ब्लैकलिस्ट का कार्य करते हैं। एक ऐसा दल इस इंडिया I.N.I.A अलायंस का भाग है जो सोचता है कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना गलत काम है। भारत की नींव को नष्ट करने की बात करेगी, उस गठबंधन को नष्ट करने का काम भारत की 140 करोड़ जनता करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले बयान पर अपना रिएक्शन रखा। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को एक बीमारी कह रहे हैं वे मानसिक रूप से खुद ही बीमार हैं। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह। ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मोदी जी का प्रभाव विश्वव्यापी बड़ा है, देश में भी बड़ा है। जो विपक्ष के हर राजनीतिक दल ये समझता है कि मोदी जी को नहीं हरा सकते, तो वो सारे लोग अब गठबंधन कर रहे हैं। ओमकारेश्वर में अब एकात्म धाम आकार ले रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वैदिक रीति रिवाज से हो रहे पूजन और हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। मधानता पर्वत पर दक्षिणामान श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में देश भर के लगभग 300 संत 21 कुंडी हवन कर रहे हैं। 18 सितंबर को एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण और अद्वैत लोक का भूमि पूजन और शिलान्यास भी होगा। शंकराचार्य जी महाराज उन्हीं की इच्छा से
यहाँ पधार रहे हैं। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, गुरु मिले थे। और जो भारत का मूल संदेश है कि सब में एक ही चेतना है, दो कहीं है ही नहीं। जो चेतना मुझ में है वो आप में भी है, और इसलिए हम एक हैं। ये एकात्मता का संदेश पूरे जगत को यहाँ से जाएगा। अद्वैत वेदांती है जो दुनिया को संघर्षों से बचा सकता है। मेरा विश्वास है कि एकात्म धाम एक नई प्रेरणा संपूर्ण विश्व को देगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी अशोकनगर पहुंचे। यहां उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश 30,000 करोड़ के कर्ज में है और मुख्यमंत्री की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चालू हो गई है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अशोकनगर में ही 20,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त तो माफ किया। कि मैंने 1,000 गौशाले बनाए जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं बने थे। शिवराज सिंह जी अपने से हिसाब मांगते हैं, हिसाब जनता देगी आपको। आपका समय आ गया है। तो कांग्रेस ने अशोकनगर में शुक्रवार को यानी कि आज संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस यात्रा में पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। जब कमलनाथ का काफिला हेलीपैड से निकलकर राजराजेश्वर मंदिर रवाना हुआ तो रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया और टिकट देने की मांग कर डाली। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में विरोध की खबरों को सिरे से खारिज किया। कांग्रेसियों को आप नजरअंदाज कर नए लोगों की भर्तियां कर उन्हें तवज्जो देंगे तो जो हमारा मूल कांग्रेसी कार्यकर्ता है, जैसे आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग आके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये कारण क्यों है? इस पे हमारी पार्टी हाईकमान को सबको इस चीज़ पे गहन चिंतन करना चाहिए और मूल कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ता 30 साल से लड़ता आ रहा है। आज हमारी आत्मा ही गवाह नहीं दे रही कि उनको साथ देने के लिए। हमारा जो कार्यकर्ता है, पोलिंग का कार्यकर्ता है, वो जैसा हमको निर्णय देगा हम तो कार्यकर्ताओं के साथ हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को बीजेपी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताया और कहा कि भाजपा 5 साल तक विकास के काम करती है और करती रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको आशीर्वाद लेने का अधिकार हमेशा प्रदान करता रहे और उनको जन आक्रोश यात्रा करने के लिए आशीर्वाद देता है। उनकी सिर फुटअव्वल हर रोज आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। राकेश सिंह को यात्रा का प्रभारी बनाकर 3 दिन मंच पर ही चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। वीडी शर्मा जी को अब बैरियर फांदकर स्टेज तक यात्रा में आने की जहमत करनी पड़ रही है। 19 सितंबर को आ रही जन आशीर्वाद यात्रा अब 2 दिन की बजाय 1 दिन ही इंदौर शहर में घूमेगी और 5 विधानसभाओं में रोड शो करेगी। इस यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। समय बचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा 19 सितंबर को इंदौर शहर में विधानसभा क्षेत्र 4 से प्रवेश करने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले महिलाओं का हरितालिका तीज का व्रत है और दूसरे दिन गणेश चतुर्थी है। इस दिन घर घर गणेश की प्रतिमा विराजेगी। ऐसे में अब यात्रा 1 दिन ही इंदौर में रहने वाली है। संभावना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में रहेंगे। सुबह से ये यात्रा चलेगी, सभी विधानसभाओं में 6 विधानसभाओं में रहेगी और दूसरे दिन सवेरे सावेर होते हुए देवास जाएगी। हमारा प्रयास है कि समय पे समाप्त हो, क्योंकि 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल में होने जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को स्वरूप दिया जा रहा है। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार को अलीराजपुर पहुंची है, जहां अम्बुआ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही शिवराज सरकार को किसान हितैषी भी बताया। पीछे हाथ उठाकर
एक के ऊपर एक कांग्रेसी मंच से कहते थे, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही मंच से बोलते थे, भैया चिंता मत करना, अगर 10 दिन में ऋण माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ तो 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र कमलनाथ जी की सरकार ने वितरित की और किसान ब्याज के बोझ में और दब कर रह गया। मेरे भाइयों बहनों, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गोमती साय, पूर्व मंत्री और पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता गणेश राम भगत, पूर्व सांसद रणविजय सिंह सुदेव ने पार्टी के नेताओं के साथ वे पत्थलगांव पहुंचे। यहां उन्होंने माता खोड़िया रानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पार्टी के नेता जशपुर के लिए रवाना हो गए। जशपुर के रणजीता स्टेडियम में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी नेता शामिल हुए। माता खोड़िया रानी का आराधना करके, पूजा अर्चना करके हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी जशपुर से। परिवर्तन यात्रा का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो सरकार दिशाहीन हो गई। वो शासन जो है वो कुशासन के रूप में तब्दील हो गया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जनता से आह्वान करने के लिए, जन जन तक जाने के लिए हमने ये परिवर्तन यात्रा निकाली। दंतेवाड़ा से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को भानु प्रतापपुर पहुंची। यहां भाजयुमों ने बाइक रैली निकाली और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने एक आम सभा की। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कांकेर के सांसद मोहन मंडावी और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने इस दौरान आम सभा को संबोधित किया। इस परिवर्तन यात्रा निश्चित तौर से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम जैसे विकास की यात्राओं को आगे बढ़ा रहे, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आज ये जो परिवर्तन यात्रा है, पिछले 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, इन 5 वर्षों में उन कामों पर अवरोध हुआ है, तो आने वाले भविष्य में निश्चित परिवर्तन होगा। और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जब रायगढ़ में कल पीएम मोदी की तारीफ कर दी, तो अब ऐसे में कांग्रेस इस बयान से बचती नजर आ रही है। कैबिनेट के मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि मुझे नहीं पता केंद्र ने कहां और कब सहयोग किया। सिंहदेव ये बता दें कि कहां कहां उन्हें सहयोग मिला है। सिंहदेव जी ने कहा कि केंद्र सरकार उम्मीद से ज्यादा सहयोग करती है। अब मुझे पता नहीं टीएस सिंहदेव जी को कहां कहां सहयोग किया है, उसको वही बता सकते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बस्तर से सेंधमारी की तैयारी में है। 16 सितंबर आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल बस्तर आने वाले हैं और आम सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद होंगे और कल बस्तर से आम आदमी पार्टी अपना चुनावी शंखनाद करने वाली है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दोनों जगदलपुर के परेड ग्राउंड में आ रहे हैं बस्तर की जनता से संवाद करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है, इस तरह का उत्साह मैं अलग अलग विधानसभा में देख रहा हूँ। ऑलरेडी प्रॉमिसेस कर चुके हैं, आगे और प्रॉमिसेस होते रहेंगे। तो हम हर वो ज़रूरतें जो छत्तीसगढ़ की जनता को है, वो हम यहाँ की जनता के लिए वो हम गारंटी में ला रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ अब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली, लेकिन इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। एक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की प्लानिंग मीडिया को नहीं बताएगी, तो वहीं प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मीडिया को हर बात बताई जाएगी। ये क्या सब आपसे पूछ के करेंगे हम लोग कि कब शुरू करेंगे, कब क्या करेंगे। ये आप हमारा जो हमारी पार्टी का हमारा सबका काम है, हमें कब करना कब नहीं करना, ये हमारी ड्यूटी है। कमलनाथ जी और हम सब इस बारे में आपको पूरी व्यापक जानकारी देंगे। मेरा ये मानना है कि मीडिया के साथियों के साथ हर चीज़ शेयर होनी चाहिए।
पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कल रायगढ़ में कि सनातन को खत्म करने की साजिश हो रही है। इस बयान पर अब विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है। एमपी कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और सनातन और भारतीय संस्कृति को चुनौती देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोडसे के उत्तराधिकारी अब गांधी की बात कर रहे हैं। अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। जो असली में गोडसे के उत्तराधिकारी हैं वो अब महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है, हमने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हमेशा सीने पर गोली खाई है। एक लंबा इतिहास है इस देश को अपने खून से सींचने का, कुर्बानी से सींचने का। हिंदुस्तान का सनातन परंपरा युग युगांतर से है और जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी ये परंपरा रहेगी। चुनाव का वक्त बेहद नजदीक है और ऐसे में अब हैकर्स के निशाने पर पॉलिटिशियंस आ गए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए जा रहे हैं। ताज़ी घटना ग्वालियर से सामने आई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक सिंधिया फैन क्लब नाम के एक आईडी को हैक कर लिया गया। हालांकि बाद में इसे रिकवर कर लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस आईडी के जरिए कई अश्लील वीडियो भी पोस्ट किए गए थे, जिसे भी अब वहां से हटा दिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 6667/98 का और इसकी विवेचना की जा रही ताकि इसमें किसने इस तरह का हैकिंग किया उस पर कार्रवाई। रायगढ़ नगर निगम की महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कोरम की कमी के कारण ध्वस्त हो गया है। दरअसल बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट में वोटिंग के लिए जब विशेष सभा बुलाई गई थी तो इस दौरान 21 पार्षदों में से सिर्फ 18 पार्षद ही वोटिंग के लिए सदन में पहुंचे और कोरम पूरा नहीं हो पाने की वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम से गिर गया। सीधे रूप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्षदों के, एक भी कांग्रेसी पार्षदों की उपस्थिति का ना होना निश्चित रूप से उनके भयभीत होने को दर्शाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो उन्हें बिल्कुल इस कार्यप्रणाली में शामिल होने देना चाहिए। नगर सरकार है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी सरकार को यथावत बनाए रखने के लिए हमारे कांग्रेसी पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया गया। हमें तो ये चिंता है कि उनकी स्थिति कैसी है, किस दशा में वो अभी इस हाल में अभी है। भारतीय जनता पार्टी शहर के विकास को पचा नहीं पा रही है। 21 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, 18 उपस्थित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले आत्मचिंतन करे कि किसके बल पे वो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। पार्टी की किसी भी साजिश को कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। के खिलाफ बीजेपी ने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया था और वो अविश्वास प्रस्ताव आज कोरम की कमी की वजह से ध्वस्त हो गया है। यानी एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के पार्षद मौजूद नहीं थे, उसको लेकर बीजेपी काफ़ी आक्रोशित है। बीजेपी का ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं डर गई है, इस वजह से पार्षदों को रोका जा रहा है, पार्षदों को सदन में उपस्थित नहीं होने दिया गया है। बीजेपी पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उन सबसे बारी बारी से बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा जो स्थितियाँ बनी, क्या कुछ स्थिति थी? हम लोगों ने उनकी पूरी विफलता को गिनाया है। नगर सरकार ने रायगढ़ नगर की जनता को निराश किया है। यदि उन लोगों ने 400-500 करोड़ रुपए का काम किया है तो आज उनको सदन में आना था और अपनी बात रखनी थी कि विकास कार्य कहाँ हुए। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए उन लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया है। क्या कहेंगे, कितने पार्षद आपके साथ मौजूद थे? क्योंकि आपके यहाँ के भी कुछ पार्षद शायद मौजूद नहीं हो पाए, क्या कुछ स्थिति थी आज? ऐसा कोई बात नहीं है। अस्वस्थ होने की वजह से उनका मौन समर्थन हमें प्राप्त था और लगभग 18 पार्षद अभी के अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में शामिल हुए थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से हम तारीख ले रहे हैं, उसके बाद फिर से हम मांग करेंगे कि एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कांग्रेस के पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया।
हाँ, निश्चित तौर पर हमारी रणनीति थी। भारतीय जनता पार्टी शहर के विकास को पचा नहीं पा रही है, तो रायगढ़ के विकास को रोकने की भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश को कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। तो जाहिर तौर पर आज अविश्वास प्रस्ताव के ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली है, तो वहीं बीजेपी अब एक बार फिर से रणनीति बना रही है कि किस तरह से एक बार फिर शहर सरकार को घेरा जाए। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS24 रायगढ़। शिवराज कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना 2023 को शनिवार को मंजूरी दे दी थी और गुरुवार को गृह विभाग ने अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को इस योजना के मुताबिक मुआवजे के तौर पर अब 10 लाख रुपए मिलेंगे। ग्वालियर पीएचई घोटाला मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने 50 दिन की जांच के बाद 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। बता दें कि नगर निगम की पीएचई शाखा में 5 सालों से करीब 71 खातों में 18 करोड़ का फर्जी तरीके से भुगतान हुआ था। घोटाला सामने आने के बाद पीएचई विभाग ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर अभी एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर जिला न्यायालय का नया भवन समय पर पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई। 2008 में शुरू हुए नए न्यायालय भवन का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है, अधर में लटका हुआ है। ये भवन 23 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति इसको मिली थी, जिसकी दर पर ये लागत से तैयार हो रहा है, लेकिन अब तक पूरा ना हो सका है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और अगली खबर भी ग्वालियर से है। शिक्षा भर्ती विकलांग सर्टिफिकेट घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2018 में हुई परीक्षा में ग्वालियर चंबल अंचल के 184 युवा दिव्यांग सर्टिफिकेट पेश करके शिक्षक बने थे। जब इन 184 शिक्षकों के दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच की गई तो 66 शिक्षकों को प्रमाण पत्र जो था उनका फर्जी निकला है। इन 66 शिक्षकों में 50% से भी ज्यादा बहरापन होने के सर्टिफिकेट थे। तो वहीं शिक्षा विभाग की शिकायत आवेदन पर पुलिस ने अब 66 शिक्षकों पर धोखाधड़ी और कूट रचना करने का मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षा विभाग में कई लोगों ने जो एक दिव्यांग का प्रमाण पत्र होता है उसके आधार पर नौकरी पाई थी। इस संबंध में जब कोई शिकायत मिलने पर उनके द्वारा जांच की गई तो इसमें CMHO ऑफिस से बताया गया है कि इनका दिव्यांग का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, फर्जी है। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें करीबन 66 ऐसे दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इनकी नौकरी नियुक्ति लेना प्राप्त पाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी। गोला थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई है। मामले में मृतका की बहन ने बताया कि मृतका और उसकी जेठानी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके चलते जेठानी ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और आज गरियाबंद से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। स्कूल में प्राचार्य पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसको लेकर छात्राएं लामबंद हुई। छात्राएं पालकों के साथ कलेक्टर पहुंची और जिला शिक्षा अधिकारी से प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर इंदौर में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्रियों समेत वरिष्ठ अधिकारी और मत्स्य पालन से जुड़े हितधारक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा मच गया जब मध्य प्रदेश मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम बाथम का मंच पर स्वागत नहीं किया गया। सीताराम बाथम मंच से नीचे उतर कर आ गए और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसके बारे में आज इंदौर में ये कार्यक्रम रखा गया है और फिशरीज सेक्टर में इस योजना की स्वीकृति के कारण और राज्यों की ओर से जिस प्रकार से इसमें सहभागिता का दौर चला, इसके चलते हमारे वित्त मंत्री श्री ने इस साल के बजट में भी 6,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करके फिशरीज सेक्टर को महत्व देने का प्रयास किया।
चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मौसम का अपडेट बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, दुर्ग और बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन कुछ स्थान जो ये महाराष्ट्र और एमपी से लगे जिले हैं वहाँ पर एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन वो फाइनल जो है हमारा एनालिसिस के बाद ही बताया जाएगा। वार्निंग जारी की जाएगी और कल से जो है स्थिति में बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में लंबे समय के बाद बारिश होने से किसान खेती के काम में जुट गए। तो वहीं जांजगीर में नदी नाले उफान पर दिखे। शिवरी नारायण इलाके के रिंगनी कुकदा गांव के बीच कजी नाला के पुल में 2.5 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है, जिससे शिवरी नारायण जांजगीर मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बाधित हो गया है। और लगातार बारिश का जो प्रहार है, मूसलाधार बारिश एक तरफ किसानों के लिए खुशी लेकर आई तो दूसरी तरफ ये आम जनता के लिए मुसीबत का भी सबब बन गई है। इस वक्त आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, धमतरी, बेमेतरा और कवर्धा से, जहां किस तरीके से मानसूनी आफत देखने को मिली। एक तरफ खुशी, मुस्कान किसानों के चेहरे पर देखने को मिली क्योंकि लंबे समय के बाद मानसून की बेरुखी खत्म हुई और मानसून मेहरबान हुआ। तो दूसरी तरफ लगातार बारिश ने कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। नदी नालों के साथ ही सड़कें जो थी, नेशनल हाईवे जलमग्न हो गए और ऐसे में कई नगर निगम के दावे कलई खोलते नजर आए। तो ये 6 तस्वीरें आपको हम छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से बारिश झमाझम हो रही है और मूसलाधार बारिश से सड़कें तरबतर हो गई, लोगों के घरों में पानी भर गया और कई व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से वो नहीं की गई थी। ऐसे में लोगों को काफ़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। तो 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद आपको चलिए मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है। धापेवाड़ा, समनापुर मार्ग, लिंगा हटा मार्ग और भेवड़ा लामड़ा मार्ग के पुल पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। तो वहीं जल भराव की सूचना पर आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इधर सिवनी में तेज बारिश के चलते स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। तो रायसेन में भी भारी बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं। किसानों की फसल को नुकसान की चिंता सता रही है। इसके अलावा नर्मदापुरम, भोपाल और बैतूल में भी जमकर बदरा बरसे। पिछले करीब 12 घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते तवा डैम के 13 गेटों को 20 फीट तक खोल दिया गया है और 4 लाख क्यूसेक पानी वहां से निकाल दिया गया है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने की संभावना देखते हुए कलेक्टर ने भी स्कूलों में छुट्टी दे दी है। तो वहीं निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी करके उन इलाकों को खाली कराने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। और तवा डैम के साथ ही जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर भी इन दिनों बढ़ा हुआ है, जिससे बांध के 13 गेटों को खोला गया है, लेकिन इसके बाद भी 21 गेटों में अब भी पानी ओवरफ्लो पर है। बांध प्रबंधन के मुताबिक 13 गेटों से 3288 घन मीटर प्रति सेकंड से पानी छोड़ा जा रहा है। और इस पूरे मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के बाद मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश है पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है और महाकौशल अंचल में भी बीते कई दिनों से रुक रुक कर या तेज बारिश होने के कारण नर्मदा पर बने सबसे पहले बांध बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बरगी बांध के 13 गेटों को खोला गया है। 13 गेटों को खोलने के बावजूद भी बरगी बांध के जो 21 गेट हैं वो पूरी तरह से लबालब है और बांध के पूरे 21 गेटों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होते हुए बाहर आ रहा है। तो बांध प्रबंधन ने चूँकि लगातार बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार जल की आवक तेज़ी से हो रही थी, जिसके कारण 13 गेटों को
65 मीटर तक खोला गया है, जिनसे कि 3288 घन मीटर प्रति सेकंड की पानी की निकासी की जा रही है। बरगी बांध के 13 गेटों के खुलने के बाद जिला प्रशासन ने भी तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया। चौथी बार ये गेट खुले हैं बरगी बांध के। कैसा लग रहा है आपको? आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जबलपुर शहर से आए हुए हैं और ये काफ़ी प्यारा यानी कि यहाँ का नज़ारा लग रहा है। और बरगी बांध 13 गेट खुले, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए हुए भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते, मैं महाराष्ट्र भुसावल से आया हूँ। मैं पहले भी यहाँ आया था, लेकिन इस बार बारिश के मौसम में हम लोग आए हैं। बहुत मनमोहक दृश्य है और मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ आइए, यहाँ का लुत्फ उठाइए, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतिए। तेज पानी की आवक की वजह से 13 गेटों को खोला गया है और 3288 घन मीटर प्रति सेकंड पानी की निकासी की जा रही है। बांध प्रबंधन का कहना है कि यदि बारिश से कैचमेंट एरिया में लगातार आगे होती रही तो इन गेटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है और गेटों की ऊंचाई को भी बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कब तक ये गेट खुले रहेंगे, क्या बारिश का दौर यदि जारी रहा तो और कब तक ये गेट इसी तरह खुले रहेंगे। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। और बैतूल से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां नदी में एक ऑटो समेत 4 लोग बह गए हैं। ऑटो सवार सभी लोग ग्राम नरेरा बाजार से मुआरिया गांव लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। तो वहीं घटना की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ बोदेही पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक नशे में था, इस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से नदी नाले उफान पर है, ऐसे में ये भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल उन 4 लोगों की तलाश की जा रही है जो फिलहाल लापता बताया जा रहा है। भैंसाई नदी है वहाँ पे एक हादसा हुआ जिसमें एक ऑटो जो है उसमें 3 सवारी और थी, कुल 4 व्यक्ति थे। मना करने के बाद भी वहाँ पे बताया गया कि 2 व्यक्तियों ने मना किया, उसके बाद भी वो रपटे पे आ गए और तेज़ बहाव के कारण ऑटो सहित जो है वो भैंसाई नदी में बह गए हैं। वहाँ भी SDRF की टीम पहुँच गई है। तेज़ बहाव के कारण अभी उनका पता नहीं चल पाया है। तो हमने आपको मध्य प्रदेश से लापरवाही और बारिश से तबाही की तस्वीरें दिखाई। अब आपको मध्य प्रदेश में आगामी दिनों के मौसम का भी अपडेट बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। नए सिस्टम एक एक्टिव है, जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 18 सितंबर तक लगातार बारिश होती रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया, जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल में भी सुबह से बारिश का दौर चल रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर ने। मध्य प्रदेश में भले ही सावन का महीना मानसून की बेरुखी से सूखा गया हो, लेकिन अब लगता है कि जाता मानसून अपना कोटा पूरा करने के लिए बेसब्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बड़े तालाब में। आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी मौसम को लेकर जारी की थी उसका असर साफ नजर आ रहा है। भोपाल में रुक रुक कर सुबह से ही भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 बड़े संभागों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें इंदौर की अगर बात की जाए तो अति भारी बारिश की संभावना जताई है। जबलपुर में भी अति भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही भोपाल में भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ग्वालियर में जरूर हल्की बारिश और बिजली चमकने की जो अलर्ट है वो जारी किया गया, लेकिन उसके साथ ही उज्जैन में भी भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। फिलहाल अभी भी मध्य प्रदेश की अगर बारिश की स्थिति देखी जाए तो 13% बारिश का जो आंकड़ा है वो इस साल कम है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है ये आंकड़ा जल्द पूरा हो जाएगा। फिलहाल बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से जानकारी लेने के बाद ही घर से निकलने की चेतावनी यहां पर जारी की है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। चलिए आपको छिंदवाड़ा लेकर चलते हैं, जहां आज विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन किया गया। सुबह सांवर गांव और पांडुरा के लोगों ने सत चढ़ी माई के दरबार में पहले पूजा अर्चना की और इसके बाद झंडा स्थापित किया। तो वहीं प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। आपको बता दें, इस गोटमार जो मेला होता है इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। प्रेमी जोड़ों की कहानी से शुरू इस मेले की कई किंवदंतियां हैं। सालों पुरानी इस परंपरा में अब तक 14 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। फिर भी ये गोटमार पांडुरना में अब भी चलता है, लेकिन खेल खत्म होने के बाद दोनों ही गांव के लोग एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम 5 पत्थर फेंकने का इसमें रिवाज होता है।
इसके साथ ही सिटीलाइट के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। नमस्कार।